चलिए बच्चा, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख रहे थे और इसके मदद से फर्स्ट डेरिवेशन जो है आपने देखा था किसी सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से उसके अंदर, सरफेस पे और बाहर इस तीन जगह पे क्या वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बहुत ज्यादा डेरिवेशन यहां पे हम लोग नहीं करेंगे, एक और डेरिवेशन, एक और एप्लीकेशन गॉस लॉ का करने वाले हैं और उसके बाद क्योंकि ये बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है इस वजह से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन का हेडिंग डालें। ये दूसरा नंबर एप्लीकेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to conducting या तो आप वायर बोल दो या आप सिलेंडर बोल दो, है ना। कंडक्टिंग वायर या सिलेंडर बोल दो। अब इसको हम लोग कैसे काम करने वाले हैं? सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस पे काम करेंगे कि भाई साहब हमने एक छोटा सा सिलेंडर मान लिया, माना कि हमारे पास एक छोटा सा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर या तो ये कंडक्टिंग है, तो चाहे ये सॉलिड होगा तब भी सेम बात है, सॉलिड होगा तब भी सेम बात है और हॉलो होगा तब भी सेम बात है, क्योंकि यहां पे सॉलिड और हॉलो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंडक्टिंग है। कंडक्टर का प्रॉपर्टी आपको पिछले डेरिवेशन में भी बताया था कि यहां यदि ये कंडक्टर है तो चार्ज इसके सरफेस पे बटेगा, अंदर में चार्ज नहीं होगा। तो इस वजह से यदि आप इसको काम करने की कोशिश करोगे, चाहे आप ऐसा ले लो या इससे पतला कोई रॉड ले लो या वायर ले लो, तो सेम बात ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमको काम क्या करना है? सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस चार्ज सिलेंडर से कुछ डिस्टेंस आगे 1 मिनट के लिए मान लो आपकी यहाँ पे हमको निकालना है ना। तो आपने क्या समझा था कि जहां कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बना लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? एक गॉसियन सरफेस बिल्कुल इसके कोएक्सियली यहां पे एक बना लिया है। ये अपना गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं कि स्मॉल आर है ना बच्चा। कितना डिस्टेंस है? स्मॉल आर। अब जहां जहां निकालना चाहो, क्योंकि आप अंदर में जानते हो कि अंदर में यदि हम पॉइंट लेते हैं, अंदर में यदि हम पॉइंट लेते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि नेट चार्ज ही 0 है। तो सरफेस पे लेंगे या सरफेस से बाहर लेंगे? तो सरफेस पे लेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। जैसे इस सिलेंडर जो आपने लिया था इसका रेडियस मैं मानता हूं आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा। तो मैं एक ही पॉइंट आउटसाइड की यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर सिलेंडर में क्या होता है बच्चे? जब भी आपका गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है तो इसमें एक बात है आपको ध्यान रखना हो। क्या ध्यान रखना है? कि यहां पे सिलेंडर के नीचे वाला जो बेस है वो अपने आप में एक प्लेन है सरफेस, ऊपर वाला जो बेस है ये भी अपने आप में एक प्लेन सरफेस है। फिर यदि आप बीच वाले पोर्शन को देखोगे तो ये एक कर्व सरफेस है। तो यहां पे 3 तरीके का एरिया का एलिमेंट या एरिया वेक्टर लिया जाएगा, क्योंकि यहां 3 तरीके के एरिया से मिलकर ये ज्योमेट्री बना हुआ है। तो हमको करना क्या है? यहां 3 छोटे छोटे एरिया को ले लेना है। तो हमने क्या माना बच्चा कि अपने पास एक छोटा सा एरिया कहीं यहां पे है, किसी एक जगह पे। हमने सबसे पहले इसको यहां पे मान लिया सबसे टॉप पे कि यहां पे एक एरिया है। फिर इसी तरीके का एरिया वेक्टर हमने एक जस्ट बॉटम पे भी मान लिया। फिर इसी तरीके का एरिया हम लोग क्या करते हैं? किसी एक जगह पे इसके कर्व सरफेस पे भी मान लेते हैं ना। तो 3 एरिया का एलिमेंट हम लोगों ने मान लिए। अब तीनों को देखो आप ठीक से, आपको समझ में आएगा कि तीनों का सर डायरेक्शन अलग अलग है। इस एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, इस एरिया का डायरेक्शन इधर होगा और इस एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि आपको मालूम है एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है।
तो यदि ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा डीए का डायरेक्शन इधर होगा, यहां पे डीए का डायरेक्शन इधर होगा, यहां पे डीए का डायरेक्शन इधर होगा, है ना बच्चा। फिर यदि मैं आपसे बोलता हूं कि इसके अंदर, क्योंकि आप जो व्हाइट वाले सिलेंडर को माने थे इस पे कोई ना कोई चार्ज होगा, हो सकता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज हो और या हो सकता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो मैं मान लेता हूं कि इस पे प्लस का चार्ज। आप बोलो सर यदि माइनस चार्ज माने तो क्या अंतर आएगा? कुछ अंतर नहीं आएगा बच्चा, सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा। बताऊं एक चीज का क्या? मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा दूर की तरफ होता है और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पास की तरफ होगा। बस इसके अलावा और कहीं कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां प्लस चार्ज की वजह से दूर की तरफ आएगा, तो माइनस चार्ज होता तो पास की तरफ आता, है ना। माइनस का अंतर आएगा डायरेक्शन, ठीक है। चलो ठीक, अब यहां पे हम लोगों ने इतना काम कर दिया। अब इतना काम करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमने एक सिलेंडर माना, तो वी सपोज ए कंडक्टिंग चार्ज्ड सिलेंडर या सिलिंड्रिकल रॉड, सिलिंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसा मान लिया, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे कि वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन of we have to find the expression of electric field due to wire at outside point so we let a Gaussian surface at the point where we have to find electric field ना। हम लोगों ने ऐसा मान लिया। अब गॉसियन सरफेस का रेडियस वगैरह बहुत सारी बातें, एलिमेंट ये वो दिस दैट, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप हम लोग छोटे से चीजों से समझे कि हमने मान लिया कि वहां पे गॉसियन सरफेस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस मान लिया है। अब हम लोग क्या करें? गॉस लॉ का अप्लाई करें। अप्लाई गॉस। अब गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ तो हम लोग जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए। लेकिन इस बार क्या है कि नेट फ्लक्स में तीन तरीके का फ्लक्स है, एक नीचे वाले सरफेस का फ्लक्स, एक ऊपर वाले सरफेस का फ्लक्स और एक जो है कर्व सरफेस का फ्लक्स है। तो इस बार आप ऐसा लिखे फाई नेट जो होगा वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट तो होगा ही, लेकिन फाई नेट में तीन सरफेस का फ्लक्स आएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और ये है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई 1 के लिए आप लिखोगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए 1 वेक्टर, है ना। फिर फाई 2 के लिए आप कितना लिखोगे? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए 2 वेक्टर। फिर फाई 3 के लिए आप कितना लिखोगे? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए 3 वेक्टर, है ना। इस तरीके से आपने लिख लेना है, इक्वल टू कितना? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
फिर इसको तो हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते क्लोज इंटीग्रल EDA cos थीटा। क्या लिखेंगे? क्योंकि A डॉट बी जो होता है वो होता है AB cos थीटा, तो यहां पे E डॉट DA कितना हो जाएगा? EDA cos थीटा, है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया थीटा 1 प्लस क्लोज इंटीग्रल EDA cos थीटा 2 प्लस क्लोज इंटीग्रल EDA cos थीटा 3 इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसे तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 को समझना पड़ेगा। यहां पे देखो, यदि हमारे पास एक एलिमेंट इधर है तो अंदर में प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अंदर में प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से डायरेक्शन इधर होगा। अंदर में प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा। अब हम लोग को करना क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इस तीनों डायरेक्शन से हम लोगों को एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को देखना पड़ेगा कि कितना एंगल ये बना रहे आपस। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि थीटा 1 ये है हमारे, थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 0 डिग्री है और थीटा 3 कितना डिग्री है बच्चा? 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला सेम एंगल बना रहा था, बीच वाला 0 डिग्री बना रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल EDA cos 0 डिग्री 90 है पहले, तो 90 लिखो, 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल EDA cos 0 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल EDA cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना बच्चा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारी बारी आ गई कि हम क्यू इन को भी ढूंढे कि क्यू इन हमारे पास है कितना। देखो आप जानते हो इस बार लेमडा दिया हुआ, लेमडा होता है Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से Q कितना आएगा? यहां से Q आएगा सर लेमडा इंटू L। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं? लेमडा इंटू L बाई एप्सिलॉन लिख दिया हम लोगों ने। तो भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? बोले सर cos 90 0 एक तो ये हो गया, एक cos 90 0 ये हो गया, ये cos 0 1 हो जाएगा, तो ये क्लोज इंटीग्रल में बच जाएगा E बाहर और अंदर में DA, और ये है लेमडा L बाई आपका एप्सिलॉन नोट के बराबर। अब इस तरीके से आप इतना को जानते हो बच्चा, हम लोग यहां पर ले ले, है ना। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना लिख दिया भाई साहब। अब इतना यदि हम लोग लिख दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये क्या है? इसको तो आप जानते हो गॉसियन सरफेस का एरिया है, तो ये हो गया एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 2 पाई R इंटू L। अब L क्या? 2 पाई RH, क्योंकि किसी भी सिलेंडर का जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, वो 2 पाई R इसका पेरीफेरी इंटू हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमने क्या कर दिया? 2 पाई R इंटू हाइट H था, H हमारे लिए L के बराबर था, हमने लिख दिया, क्योंकि जितना इसका लंबाई होगा वही तो इसका हाइट होगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा बोलो? लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये से ये कट गया, तो आंसर कितना आया बच्चा बोलो? बोले सर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ रहा है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि भाई ठीक है, किसी भी सिलेंड्रिकल वायर या सिलेंड्रिकल रॉड के वजह से या किसी सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग के वजह से लेमडा जो आउटसाइड पॉइंट पे होगा ये इतना। यदि सरफेस पे पूछ दिया कैपिटल R लिख दो इसी के जगह पे, सब कुछ तो सेम ही है डेरिवेशन, तो यहां ठीक है हमने लिख दिया। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ये लेमडा के हिसाब से इसके आप ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस R के बीच, तो आप क्या बोलोगे कि यदि ये सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान देने वाली बात है, यदि ये सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है तो अंदर में तो 0 होगा, तो जब तक स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R नहीं होता है तब तक ये 0 है। पर बाहर वाले सरफेस पे जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप लोग जानते हो ग्राफ में ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डिस्टेंस R सेपरेशन ये है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। पर यदि आप इसी को एक वायर मानते हो तो वायर में अंदर बाहर का चक्कर तो है नहीं,
तो वायर में यदि आप मानते हो तो इसी ग्राफ को हम लोग एक वायर के लिए पूछ देता है, तो इसी ग्राफ को हम लोग ऐसा भी बनाते हैं कि भाई ग्राफ में अंदर बाहर का कोई सीन नहीं है वायर के केस में, तो इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आर इधर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्लस चार्ज है, इसको आप क्या करो ना 2 से गुना 2 से भाग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 2k लैम्डा बाय आर आ जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k, तो हमने 2 ऊपर में था, इसको हम ऊपर ले गए तो k हो गया, तो 2k लैम्डा बाय नीचे में r रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि ये सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है, उस केस में आप ऐसा ग्राफ बनाते हो तो ये सही है। पर यदि वायर के केस में आप बात करते हो तो वायर के केस में आपके लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि उसके अंदर की बात हो नहीं रही है। ठीक है बच्चा, तो ये एक आपका छोटा सा डेरिवेशन था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। अब इसके करने के बाद हम लोग इस पे और भी काम कर सकते थे, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गॉस थ्योरम जो है पिछले बार आपसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जहां से आपका मेन 5 नंबर का बीबीए क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और वो थ्योरी है अपना, वो पार्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट पार्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल आपके लिए बहुत ही कमाल का एक शानदार चैप्टर है, चैप्टर बोल रहे या टॉपिक बोल रहे, एक ऐसा शानदार टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के इस बार 2026 में 90% चांस है। ठीक है, ये डेरिवेशन यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं से भी आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला पार्ट को आप जरूर करना, चाहे आप पीछे वाले पार्ट फर्स्ट पार्ट को आप छोड़ दोगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन वहां से आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन इस बार आने वाला है वो आपके इसी पार्ट से आने वाला है, जिसका नाम है डाइपोल। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग इस पे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चा लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत आसान चीजें हैं। क्यों आसान है? क्योंकि डाइपोल, डाई का मतलब ही होता है 2, पोल का मतलब पोलरिटी। अब पोलरिटी चार्ज में तो आपको पता ही है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, 2 ही पोलरिटी यहां पे संभव है। तो जब दोनों पोल को या दोनों चार्ज के पोलरिटी को बहुत पास में रखा जाता है, अब देखो इतना पास है एक दूसरे के बहुत पास है, लेकिन डायग्राम को समझने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं, पर है ये एक दूसरे के जस्ट बहुत पास। जैसे आपने NaCl मॉलिक्यूल को जानते होगे, आपको Na प्लस और Cl माइनस, H2O मॉलिक्यूल को आप जानते हो तो ये H प्लस और OH माइनस, इस तरीके से ये फॉर्म होता है, इस तरीके से टूटता जाता है आयंस के रूप। पर एक पे जितना प्लस चार्ज है दूसरे पे उतना माइनस चार्ज है, तो ये अपने आप में एक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। तो ये जो डाइपोल का ऑर्डर होता है, ये जो डाइपोल का लेंथ होता है 10 टू द पावर -8 -9 मीटर के ऑर्डर में होता है, इतना छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें डायग्राम से समझता है तो ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे यहाँ पे, कि यहाँ एक जगह से आप दूसरे जगह तक की बात करो, यहाँ पे प्लस का Q चार्ज है तो यहाँ पे माइनस का Q चार्ज होगा ही। इसमें आप क्या करना, चार्ज को स्मॉल में ही ले लेना। ठीक है, यहाँ पे प्लस का Q चार्ज है तो यहाँ पे माइनस का Q चार्ज है, दोनों के बीच का लेंथ यदि L है, आप बोलोगे सर L है, ठीक, पर हम अपने कैलकुलेशन के लिए L को या तो 2x मान लेते हैं या 2a मान लेते हैं, या 2 स्मॉल l भी मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि आगे चलने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये डेरिवेशन में बड़ा काम का चीज है, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है ना बच्चा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए लेंथ को 12 मान लेते हैं, पहली बात। फिर दूसरे, आपको ये समझ में आ गया कि सर एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा, जब बहुत पास एक दूसरे के सेपरेटेड होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल ये है ही ऐसा ही, है ना, डाइपोल है ऐसा, मतलब बहुत पास में रखा जाता है। फिर किसी भी डाइपोल के स्ट्रेंथ को
किसी भी डाइपोल की मजबूती को, किसी भी डाइपोल के पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मोमेंट निकाला जाता है, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट से आपको क्या समझ में आता है कि डाइपोल मोमेंट, जैसे मान लो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ कितना है, आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, आपको पता चलता है आपका हेमोग्लोबिन कितना, उस हिसाब से आप समझते हो कि ये आदमी कितना पावरफुल या कितना कमजोर होगा, आपको समझ में आ जाता है। सेम टू सेम यदि आप किसी डाइपोल के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो डाइपोल कितना मजबूत बना है, कितना पावरफुल है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके डाइपोल मोमेंट को देखना चाहिए। फिर डाइपोल मोमेंट निकाला कैसे जाता है वो उस पे भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट, तो बच्चा लोग डाइपोल मोमेंट जो होता है इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उस डाइपोल मोमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। बोले सर पी जो है दोनों में से किसी एक चार्ज को लेना है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख लेना है इनटू डिस्टेंस या लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज को लेंथ ऑफ डाइपोल से मल्टीप्लाई कर लो तो चार्ज तो क्यू ही है और लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है एल। बोले सर हमारे वाला जो डाइपोल होगा उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा क्यू इंटू टू ए, तो हमारे लिए कितना होगा 2qa। मतलब आज के बाद जब कैलकुलेशन में, डेरिवेशन में आगे चल के हम लोग बात करेंगे, आगे चल के हम लोग बात करेंगे, जहां कहीं भी 2qa दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे ये हमारे वाले अपने डाइपोल का क्या है, डाइपोल मोमेंट है। पर आपको जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में उसमें आपको डाइपोल मोमेंट को ध्यान रखना, चार्ज इनटू लेंथ, लेंथ ऑफ डाइपोल या सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, जो लिखना होगा लिख सकते हैं। लेकिन ये कमाल की बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, पर डायरेक्शन किधर की तरफ होगा ये भी कमाल की बात है कि डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन के लिए जब भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है आप याद रखोगे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ ही होता है। इधर होता है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ खास बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए डाइपोल मोमेंट के बारे में, कि डाइपोल मोमेंट जो है बच्चा लोग वो P जो होगा वो Q इंटू एल, ये भी बात सही है, 2qa ये भी बात सही है। और यदि हम आपसे बात करें इसके लिए ये क्वांटिटी कैसा है, तो ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, ऐसा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसका डायरेक्शन होगा। फिर आप इसके यूनिट पे आ जाओगे बच्चा लोग, यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट की बात करो, चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट लेंथ मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, तो C इंटू एम लिख सकते हो। इसका प्रैक्टिकल यूनिट PR यूनिट जो होता है बच्चा लोग, ये प्रैक्टिकल यूनिट होता है DBY, DEBYE। अभी तक ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया कि DBY किसका यूनिट है। आप ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं ये चैप्टर करवा रहा हूं उसी तरीके से मैं अगला चैप्टर भी करवाऊंगा, अगला चैप्टर भी करवाऊंगा, अगला चैप्टर भी करवाऊंगा। कुछ चूजों ने कमेंट किया हुआ था कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने ही नहीं आता, नहीं तो उसको बता देना है कि भाई सच में क्यों बच्चे इस तरीके से हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ये बात उसको पता चलना चाहिए कि क्लास में बच्चे हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को भी समझना कि आगे चल के किस तरीके से आपका कंटेंट, आपका चैप्टर अच्छा होगा। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा लेट से शुरुआत हुआ, लेकिन हाँ ये बात भी है कि बहुत जल्दी हम एक एक चैप्टर को इस तरीके से घसीटते चले जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखना, पैसेंस बना के रखना, कहीं कोई 1% का दिक्कत नहीं होने देंगे। यदि हम डायमेंशन की बात करें बच्चा, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन कितना हो जाएगा बताओ, डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन जो हो जाएगा बच्चा लोग P जो है ये चार्ज इंटू लेंथ के बराबर, चार्ज का डायमेंशन 80 और लेंथ का हो जाएगा L, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा m0, m तो है नहीं, L उसके बाद T और उसके बाद A, ऐसा लिख सकते हैं। ये डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन है ना बच्चा। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, तो डाइपोल मोमेंट का क्या डेफिनेशन लिखना है, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल
which is mathematically equal to product of any one charge and distance and length, लिखो सीधा सीधा, length of डाइपोल के लेंथ के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड मैग्नीट्यूड एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, दोनों को गुना करोगे तो ये आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है तो लिख डालो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, when two equal and opposite nature of charge, when two equal and opposite nature of charge is kept very close to each other, then together it is called an electric dipole. Electric dipole. Together it is called an electric dipole. यदि हम आपसे बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो आपको डाइपोल समझ में आ गया कि जब दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस को बहुत पास पास रखा जाता है तो यही एक साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। फिर यदि हम डाइपोल का स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो हमको उसका डाइपोल स्ट्रेंथ के लिए डाइपोल का मोमेंट हम लोगों को पता होना चाहिए। डबल स्टार आप इसमें लगा लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि डाइपोल मोमेंट बड़ा अच्छा चीज है, इसके डायरेक्शन वर्क के थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर हम लोग इसके आते हैं डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन पे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो अब आप नेक्स्ट सेटिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डाइपोल के वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस बात को हम लोग को समझने की जरूरत है ना। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि आपको कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। अभी आपने बोला कि एक चार्ज यहां पे है माइनस क्यू और एक चार्ज यहां पे प्लस क्यू, जब दोनों चार्जेस को हम बहुत पास पास ला के रखते तो ये एक साथ कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पे पूछा जा सकता है या इस दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से पास करने वाला एक ऐसा लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। तो आपको इक्वेटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है या एक्सिस और इक्वेटर को छोड़ के कहीं भी पूछ दिया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट। तो 3 पॉइंट पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बच्चों से जो पूछा जाता है वो एक्सियल पॉइंट पे होता है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इसको आप जरूर काम करके रखना जिसको आप अभी देख रहे हो। सबसे पहले तो इसको आप कंप्लीट करने के लिए आपने क्या माना कि हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो हम लिख लेते हैं वी सपोज टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर of charge are separated at very small distance
डिस्टेंस टू ए, है ना। चार्जेस यहां पे आप लिख लेना माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर, है ना, सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस which form to a which form an electric dipole जिसने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करवाया। अब जिसके लिए द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल ऑफ डाइपोल इज P इक्वल टू 2QA। इतना लिख लेना है। अब इतना लाइन, ये लाइनें आप जितना भी डेरिवेशन में लिखोगे इतना लाइन तो सेम है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इस 3-4 लाइन को आप रट डालो जैसे आपको अच्छा लगे। 1-2 बार दिमाग में पढ़ोगे, एक बार 2 बार इसको सेट कर डालो कि इतना लाइन तो लिखना ही। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसके हिसाब से चीजें वेरी करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। सो वी लेट ए पॉइंट P on axis which is x distance away from axis of dipole, from midpoint of dipole, by using superposition we find या we calculate net इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो थोड़ा सा जल्दी में लिखने में राइटिंग इधर उधर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखना, लिखना अपने को इतना ही चीजें है, ठीक है। हमने इतना कुछ लिख लिया, उसके बाद हम लोगों का काम क्या है, उसके बाद हमारा काम है चीजों को समझना। अब देखो मैंने जो बातों को लिखा, क्योंकि मैं पहले समझाता हूँ उसके बाद लिखता हूँ, पर मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि मैं लिख दिया पहले और समझा आपको बाद में रहा, है ना। ये होता क्या है कि यहाँ पे अपने पास 2 चार्जेज है, ठीक है सर। अब इस दोनों चार्जेज को हमने गौर से देखा, बहुत बढ़िया, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, क्योंकि बहुत कम दूरी पे होगा तभी ये डाइपोल बनाएगा, तो हमने मान लिया कि बहुत कम दूरी पे ये है। पर यदि हम आपसे बात करें इसके एक्सिस की बात करो कि एक्सिस कहाँ है, तो ये इसके एक्सिस है ना बच्चा। तो यही इसके एक्सियल पॉइंट है। एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसी का नाम रखा जाएगा एक्सियल पॉइंट। तो हमने क्या किया, यहां से कुछ दूरी आगे यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया जो कि इसके एक्सिस पे है, ये इसका एक्सिस है ना। ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है सर। हम तो माने थे कि हम जो भी डाइपोल लेंगे उसका डाइपोल मोमेंट 2a लिखेंगे, है ना, सॉरी डिस्टेंस 2a लिखेंगे। अब यहाँ पे मान लो 1 मिनट के लिए इसका मिड पॉइंट है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी एक्सियल पे कोई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे या इक्वेटर को कोई पॉइंट लेंगे या जनरल को पॉइंट लेंगे, तो डाइपोल के केस में डिस्टेंस हमेशा इसके मिड पॉइंट से लेने से बड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले लोगे। कितना मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट का, आप x मान लो कि मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये x होगा। तो हमने पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस माना बच्चा, कितना, x। अब यदि आप देखोगे यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, क्योंकि चार्ज यहां पे है और यहां पे है, तो हमको क्या करना है, चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है।
पर हमने ऐसा इसलिए कर लिया कि अब दोनों चार्जेस से डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। आप बोलोगे सर यदि ये मिड पॉइंट है ये वाला, तो पक्की बात है यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a है। आप x में से a माइनस कर दो तो आपको इस चार्ज से इस चार्ज तक का डिस्टेंस पता चल गया, x माइनस a हो गया। और x में a और ऐड कर दो तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस x प्लस a भी पता चल गया। नहीं, ये बात भी आपको समझ में आ गया। यदि ये दोनों बात आपको क्लियर समझ में आया है बच्चा, तो इस दोनों के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ/R², होगा ना। तो K तो K ही है, Q कौन सा, माइनस Q, तो माइनस तो नहीं लिखेंगे, यहां पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद R², R मतलब यहां माइनस Q से यहां इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस a का स्क्वायर है। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन चुका। फिर इसी तरीके से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो सब कुछ हम लोगों ने सेम लिख दिया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। कितना हो जाएगा भाई साहब, फॉर्मूला तो सेम ही है, कितना फॉर्मूला है, AQ/R², तो ये हो जाएगा बच्चा AQ/x माइनस a का स्क्वायर। आप बोलोगे x माइनस a क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है प्लस क्यू चार्ज से यहां तक का जो डिस्टेंस था, प्लस क्यू चार्ज से यहां तक का जो डिस्टेंस था x प्लस x माइनस a था, लिख दिया। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। यदि मैं इसको 1 मानता हूं तो ये इसको 2 मानता हूं, प्लस के वजह से आपने 1 माना है तो इसको आप E1 ले लो और इसको आप E2 ले सकते हैं यहां पे। तो हम लोगों ने लिख दिया। तो 180 डिग्री का एंगल है E1 और E2 के बीच। आपने वेक्टर पढ़ा है, क्योंकि ये क्वांटिटी वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने वेक्टर पढ़ा है, तो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेक्टर के रिजल्टेंट या सुपरपोजिशन से ही आएगा। एक आगे की तरफ है E1, एक पीछे की तरफ है E2, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो यहां पे वेक्टर के नियम से आपको मालूम है 180 डिग्री पे होने पे रिजल्टेंट होता A1 माइनस A माइनस B, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 की जगह पे कितना रखो बच्चा, AQ बाई, है ना, AQ बाई x माइनस a का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा AQ बाई x प्लस a का स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे बोलेंगे कि सर एक चीज तो दिख रहा है क्या, कि कॉमन आ रहा है। सर कितना कॉमन आ गया, KQ, तो आप KQ को कॉमन ले लो, x माइनस a का स्क्वायर इधर बच जाएगा, माइनस में x प्लस a का स्क्वायर इधर बच जाएगा, है ना बच्चा। तो आप क्या कर रहे हो, इतना कॉमन लेने के बाद अब तो KQ तो भाई साहब कॉमन ही है, इसको इधर ले आओ, तो ये x प्लस a का स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, माइनस x माइनस a का स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा। आपको यहाँ नीचे गुना करना पड़ेगा दोनों को, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रहने से यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, KQ को ऐसा ले लिया आपने, इसको ब्रैकेट खोलना a प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, है ना, लिख दिया। फिर माइनस के साथ गुना करके a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना। तो जो देखो माइनस वाला 2ab माइनस होता, तो जो माइनस होगा वो प्लस, और जो प्लस होगा माइनस लिख दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2ax लिख गया। ऊपर से ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है बच्चा। तो अब आप देखो इसने इसको उड़ा दिया होगा, इसने इसको उड़ा दिया होगा, ये आपस में जुड़ के हो गया होगा KQ इंटू 2a इंटू 2x, 2a इंटू 2ax, है ना बच्चा। ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। ठीक से देखो ऊपर वाले चीजों को थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, 2ax और 2ax 4ax होगा, तो हमने 2a इंटू 2x लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। पाई कितना हो जाएगा नीचे में, नीचे में है सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया। अब ये 2qa आपको दिख गया कि सर ये तो p है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपने बताया था p होता है,
तो ये आ गया के, 2 बाहर आ गया तो 2kpx बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे। इसी में 2 स्पेशल केस भी है जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशल केस नंबर 1 क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो बच्चे लोग डाइपोल के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि आप बात करें तो मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए मिड पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस तो आपने मिड पॉइंट से ही माना था एक्स, तो पक्की बात है कि मिड पॉइंट पे आ जाओगे तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। एक्स का मान 0 हो, ऊपर में गुना करोगे तो सब टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस, अब लार्ज डिस्टेंस पे चलेगा तो x बहुत 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 बड़ा हो जाएगा a से, या आप बोल दो 2a से, है ना, ऐसा। तो यहां पे यदि ये बहुत बड़ा हो गया तो आप छोटा कौन हो गया, a सबसे छोटा कितना हो सकता है, 0। तो आपने a को डायरेक्ट 0 ही मान लेना। कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप मान लो, क्योंकि आप 12th में हो तो इतना काम कर सकते हो, इतना थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लोग बोलेंगे कि सर ये गलत है, कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हो। कैलकुलेशन से बचने के लिए ये काम आसान हो सकता है। तो यहाँ पे a को 0 रख देने पे ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था ना, तो x का पावर 4, तो ये x से x कट जाएगा, तो 2kp बाई एक्स क्यूब, है ना। ये बात आपको समझ में आया कि रिजल्ट इन लार्ज डिस्टेंस पे 2kp बाई एक्स क्यूब, जो कि कई बार आपसे पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में x का पावर या r का पावर कितना होना चाहिए। बच्चा बोलता है सर स्क्वायर होना चाहिए। और डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे में जो आता है r, उसका पावर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का पावर q लिख दो, या ऐसा x का पावर -3 लिख दो 1 बाई करके, है ना, चलेगा ये। फिर ये बातें को आप समझ गए तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो आपने क्या बोला कि प्लस का चार्ज जो है इस पॉइंट के बहुत नजदीक है, तो प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो आगे ज्यादा है और पीछे कम है। कोई मुझे 10 न्यूटन आगे खींचता है, 8 न्यूटन पीछे खींचता है, तो मैं आगे ही तो मुझे मेरे ऊपर फोर्स लगता है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहां पे जो ई नेट का डायरेक्शन होगा, ई नेट का डायरेक्शन सेम एज पी मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होगा। ये बात को थोड़ा सा नोट करके रख लेना, आप ध्यान रखना। तो ये बातें भाई साहब एक छोटा सा डेरिवेशन के रूप में आपने देखा कि भाई तुरंत बन गया, इसमें कोई बड़ी बात तो था ही नहीं। थोड़ा सा मेन बातों को कुछ चीजों को आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हो तो ये चीजें आसान हो जाती है, और बहुत प्यार से ये सब चीजें समझ में आने वाली। कहीं कोई दिक्कत, कोई फ्रस्ट्रेशन, अभी तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये बात, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको कि सच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत। नेक्स्ट जो अपना केस है उस पर हम लोग आते हैं। पहले आप इसको लिख लेना, पहले पूरा कंप्लीट कर लेना सभी बच्चे, और इसको लिखने के बाद मैं बहुत ज्यादा इसमें फिर से मैं इतना समय आपको नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। जब मैं इसी का दूसरा डेरिवेशन लिखना हो तो मैं, यदि आपको दूसरा डेरिवेशन लिखना हो, आप पहले पॉज करके पूरा वीडियो को इसको लिख लेना, उसके बाद ही आप इस पे आना। फिर हम लोगों ने माना कि हमारे पास 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस -q प्लस q है, जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस 2a पे सेपरेटेड है, जो कि डाइपोल का निर्माण करता है। डाइपोल मोमेंट 2p है, बढ़िया है, 2k है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे नहीं निकालना है। कहां पे निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना, या इक्वेटर पे, एट इक्वेटर। तो नेक्स्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं इक्वेटर के लिए, सो वी लेट ए पॉइंट P ऑन एक्सिस को हटा के यहां पे सिर्फ इक्वेटर कर देना है। इक्वेटर विच इज एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑब्जर्व बाय सुपरपोजिशन भी नहीं, हाँ सब कुछ सही है। यहां इतना काम करने के बाद आपको आ जाना है डायग्राम पे, और डायग्राम से कुछ चीजों को हम लोगों को क्लियर समझना है। जैसे ये इस बार इस पॉइंट का तो कोई काम यहाँ पे एक्सिस वाला रहा नहीं, तो इसको हमने डिलीट कर,
अब ये डिलीट हो गया भाई साहब। अब हमारे पास जो मेन बातें बच गया वो कहाँ है, यहाँ। हमको डाइपोल निकालना है सर, डाइपोल का इक्वेटर कौन सा है, तो बच्चे लोग डाइपोल का इक्वेटर ये है। आपको क्या बोलना है कि यहाँ मिड पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मानते हैं, तो मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो इससे कितना डिस्टेंस इस पॉइंट का मानते हैं सर, यहां से यहां तक हम लोग x मानते हैं। चलो ठीक है, फिर आप बोलोगे एक चार्ज यहां है दूसरा यहां है, तो दोनों से लाइन ज्वाइनिंग बना लो। इस चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग ये है, इस चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग ये है। अब आप देखोगे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो लगभग लगभग सेम ही दिख रहा है, होगा भी सेम ही। आप ठीक से देखो, r निकालो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो होगा, और इधर भी r निकालो, आपको कितना आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस था दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ऐसा होगा। माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चे लोग, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, बोले सर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसी डायरेक्शन में, और प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो दूर की तरफ होता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, मैं दोनों को ई ही लिख रहा हूं। अब आपका सवाल होगा सर आपने दोनों को ई क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों से इसका दूरी भी पॉइंट का सेम है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिर्फ डायरेक्शन में अलग होगा, बाकी मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होगा। तो हमने दोनों को लिख दिया। फिर आप बोलोगे कि सर ठीक से देखने से समझ में ये बात भी आ रही है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ना तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ना वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ना जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक मिनट के लिए एंगल थीटा है, तो ये भी कितना है, थीटा। इस ऊपर वाले ई का दो कंपोनेंट आ चुका है, एक आया थीटा की तरफ ई कॉस थीटा, और एक आया दूसरी तरफ, बोलो कितना, ई साइन थीटा। फिर इधर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड दो होगा, ये एंगल थीटा है तो पक्की बात है ये एंगल भी थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, बोलो कितना, ई कॉस थीटा आएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, बोलो कितना, ई साइन थीटा आएगा, है ना बच्चा। तो इस हिसाब से हमने देखा ई कॉस ई साइन थीटा एक दूसरे को कट रहा था, और बार बार जुड़ कौन रहा है, बार बार का मतलब कि दो ही बार, यहां जुड़ कौन रहा है, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सब कुछ सेम है, पर यहां पे हमको क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यहां पे कितना करना है, बोले सर यहां भी सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्टेंस बदल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से देखने से ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर ही है, नहीं तो बाकी का स्टोरी बदल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो स्टोरी है अपना वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है बच्चा, यहां से स्टोरी को चेंज कर लेते हैं। अब हमने क्या मान लिया, लेट E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, और ये इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ए क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स। तो इतना हमने बच्चा लिख दिया है। इतना लिखने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हो बच्चा, ध्यान देना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल बातें हैं, पर ध्यान में रखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आप जितना ज्यादा रिमाइंड इसको करते जाओगे, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही आप रिमाइंड करोगे तो ये क्लियर होता चला जाएगा, कहीं 1% का भी डॉट आपको नहीं रहने देंगे, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातों में पहला नंबर सवाल यहाँ पे उठता है कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट जो होगा इस केस में 2e cos थीटा के बराबर होगा। बोले सर कैसे आपको पता, आप देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आया था cos थीटा, और नीचे वाले का भी एक कंपोनेंट इधर आया था cos थीटा, sin थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था ना, तो बचा कितना था 2e cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है, अभी आपको पता है के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बच गया। सर कॉस थीटा का वैल्यू आप कहां से लाओगे, मैं अभी आपको कॉस थीटा का भी वैल्यू दिखा देता हूं, क्योंकि थीटा मुझे पता है तो कॉस थीटा तो बहुत आसान है ना, 10th क्लास तो हम लोगों ने पास कर ही लिया। अब देखो बच्चा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसमें हम लोगों को कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है कि कॉस थीटा कितना होगा। सर ये बेस अपॉन हाइपो होता है क्या, हाँ बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है इतना, तो ये आप कितना लिखोगे, ए बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर या तो 1/2 लिख दो या नहीं तो रूट में लिख दो, दोनों सेम बातें होता है। तो आपने इसको कितना लिख दिया? बोले सर यहाँ पे हमने लिखा a बाय अंडर रूट या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख दिया सर। अब आप देखो तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 के तो बाहर है या के बाहर ले लो, के इंटू 2QA बाय नीचे में कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और इधर पावर 1/2 है। जब ये गुना होगा तो पावर जुड़ेगा और पावर जुड़ेगा तो आप श्योर लिख सकते हो कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा। यहाँ पे ये अपना काम हो चुका है ना। तो यहाँ इतना लिखने के बाद आप बोलोगे सर ई तो अपना आ चुका है, हाँ इतना भी आप लिख देते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी, जैसे बोले क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? इंपॉर्टेंट बातें कुछ है कि कुछ स्पेशल केस यहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्या स्पेशल केस नंबर 1, पहला स्पेशल केस क्या है बच्चा? फर्स्ट नंबर स्पेशल केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। भाई साहब मिड पॉइंट के लिए आपने पहले ही देखा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे 0 था, x = 0 के लिए, तो आज भी मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 ही रहेगा। फिर दूसरा नंबर बात अभी यदि करोगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? बोले सर लार्ज डिस्टेंस के लिए x बहुत बड़ा हो जाएगा a से। जब x बहुत बड़ा हो जाएगा a से तो a बहुत छोटा होकर कितना हो जाएगा, 0। और यदि a बहुत छोटा होकर 0 हो गया तो आप कितना लिखोगे? बोले सर इसी में हम a को 0 लिख देंगे। तो e का जो फॉर्मूला आपका है 2, इसको तो p लिखना भूल ही गया, नहीं कोई बात नहीं, यहां पे लिख देते, इसको लिख ही लो, हाँ ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको नहीं याद रख के इसको याद रखना, इसको = KP/A² प्लस x² का पावर 3/2 ना, इसको याद रख, इसको ज्यादा बेहतर है यार। ठीक है बच्चा, यहां पे कितना होगा, 2 तो बाहर चला गया था, तो ये हो जाएगा KP/A² प्लस x² का पावर 3/2 है, और यहां से a 0 है, रख दिया, तो इसका पावर 3/2 से ये कट गया, तो कितना आएगा, KP/x। अब आप देखो तो आपको समझ में आई एक और चीज आ गया कि सर यहाँ पे एक बात तो श्योर है कि स्पेशल केस देखो आप पिछले वाले का यही लिखा हुआ, यहाँ पे 2 आता था, यहाँ पे 2 नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटर का 2 गुना होता है ना, इक्वेटर का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे एक नोट तो आपको पहले बात याद रखना है, नोट क्या, कि ई एक्सिस जो होता है, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 गुना ई इक्वेटर होता है ना। एक तो बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये, फिर दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझ में आना चाहिए क्या, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ई नेट का जो डायरेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है क्या, इलेक्ट्रिक पी आपका देखो माइनस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज इधर है, तो माइनस से प्लस, तो पी आपका इधर हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया है माइनस की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट में आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये 2 आप डेरिवेशन कर लेते हो तो आप 90% श्योर हो जाते हो कि यहां से एक 5 नंबर दोनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, फिर कई बार क्या होता है कि ये नहीं पूछ के आपसे पूछ देता है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसको लिख के दिखाओ कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा। तो एक छोटे से क्वेश्चन से 5 मिनट के अंदर में सब कुछ चीजें सेम ही लिखना है, इसलिए मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, तो आपको क्या करना है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिखना है। पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल लिखते हैं। डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को बच्चे लोग लिखना है। तो डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक अपने पास डाइपोल बनाते हैं, डाइपोल तो अपना है ही, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को यदि हम बहुत कम डिस्टेंस पे रखते हैं बच्चा, है ना, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को बहुत कम डिस्टेंस पे रखते हैं,
बोले कितना कम डिस्टेंस पे, आप ए ले लो 2a ले लो, जितना लेना है आप ले सकते हो, कोई कहीं दिक्कत नहीं। तो या तो इसके एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों से पूछा जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो इसके एक्सियल पॉइंट पे पूछा जाएगा, या इसके एक्सियल पॉइंट पे नहीं पूछ के इसके इक्वेटर पे पूछा जाएगा। तो एक्सिस एक्सियल पॉइंट या तो यहां पूछा जाएगा, या नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, इक्वेटर या इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछा जाएगा। तो हम लोग दोनों सेम काम यहां पे करके आपको तुरंत दिखाते हैं। यदि मान लो एक्सिस पे पूछा जाएगा या इक्वेटर पे पूछा जाएगा, काम करने का तरीका अपना क्या होगा, है ना, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक्सिस के लिए फिर से वही बात कि सर एक्सिस पे कोई पॉइंट पी मान लो, जहां हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालना है। इस बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालना है। यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस है अपना a, ये डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस भी कितना है a, 2a डिस्टेंस था ना। वेट करो बाहर, है ना बच्चा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख डालते हैं। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस आपको कितना x माइनस ए पता चल गया। फिर इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना पता चला, x प्लस ए पता चला। ठीक है, ऐसे। तो फिर आप इतना लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर इतना लिखने के बाद आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से और एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे लिखना, जैसे मैंने वहां पे लिखा था आपको यहाँ पे भी लिख लेना। ठीक है बच्चा, कितना लिख लोगे बताओ, बोले सर ये होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से k इंटू माइनस क्यू बाय, अरे वेट करो ना, कितना हो जाएगा बताओ। अब यहां पे आप ठीक से देखो, आपको समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा, x k क्यू बाय माइनस की वजह से माइनस क्यू चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस x प्लस a, और प्लस में k क्यू बाय x माइनस ए। अब आप बोलोगे कि सर एक बात आपसे पूछना था, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे तो वहां पे प्लस माइनस लिखे नहीं, पर यहां पे प्लस माइनस लिख रहे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइम में ही मैंने आपको बोला होगा कि यदि कोई क्वांटिटी स्केलर होता है, जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ पे आपको चार्ज को चिन्ह के साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यदि आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ खेल रहे हो तो वहां पे चार्ज को साइन के साथ रखने की कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्शन में संभल जाता है। तो इस वजह से आप इस बात को ध्यान रखोगे। फिर आप वी नेट निकालोगे, बोले सर वी नेट तो होगा v1 प्लस v2, क्योंकि स्केलर है तो यहाँ वेक्टर्स के हिसाब से तो जुड़ेगा नहीं, सीधा सीधा प्लस कर देना है। तो v1 प्लस v2 कितना, v1 हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस ए, और प्लस में के क्यू बाई एक्स माइनस ए। अब नीचे आप देख लो 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, बोलो, बोले सर ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाय एक्स, माइनस के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो हमने माइनस के क्यू या के क्यू को कॉमन ले लेना, सीधा सीधा के क्यू को सर कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस ए माइनस माइनस में प्लस में 1 बाई एक्स माइनस ए, इतना। तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू, ये इधर आ जाएगा एक्स माइनस ए बाय प्लस माइनस के साथ इधर है प्लस एक्स प्लस ए, है ना। फिर कितना हो जाएगा बताओ, बोले सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो आप ठीक से देखो, माइनस से जब गुना होगा तो ये कितना होगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, और ये ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो ये के इंटू 2qa बच जाएगा, है ना, ऐसा। फिर ये नीचे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो आप जानते हो ये p है, तो आपने इसको लिख दिया बच्चा, बोलो कितना, तो ये आ गया सर kp बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना। तो आपका वी नेट आ चुका है इतना, है ना, वी नेट आ चुका है इतना। फिर यदि आप यही बात इसके लिए कर रहे हो, यहां पे आके ध्यान देना, बस 1 मिनट आपका समय लूंगा, कोई बहुत ज्यादा समय लेने वाला नहीं हो।
यदि आप यही काम यहाँ पे आके कर रहे हो, इक्वेटर पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करोगे, तो ये डिस्टेंस कितना है a, ये डिस्टेंस कितना है a, ये कौन सा चार्ज है माइनस q, ये कौन सा चार्ज है प्लस q, यहां से यहां तक आप डिस्टेंस मान लोगे ये कितना है x, ये पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, तो ये भी डिस्टेंस r है, r का मान चाहो तो निकाल सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो v माइनस कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, और v प्लस कितना हो जाएगा प्लस में के क्यू बाई आर होगा। तो v नेट जो आएगा, r का मान चाहे तो आप इतना रख सकते हो, पर v नेट जो आएगा देखो जितना माइनस उतना प्लस है, तो v1 प्लस v2 आएगा, तो v जितना है माइनस के क्यू बाई आर और प्लस में के क्यू बाई आर, तो टोटल मिला के कितना हो गया 0। तो इस बार v नेट आ गया है 0। तो आपको ये बात बिल्कुल 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 ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि आपसे पूछ लेता है, चाहे ये एक्सिस पे पूछता है या इक्वेटर पे पूछता है, दोनों में से कहीं भी पूछता है, तो 1% का भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, रखते हैं जितना ही। इससे आगे थोड़ा सा डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ कुछ चीजों को और भी ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट जो है था यहाँ तक था। अब आगे जो हम लोग को पढ़ने की जरूरत है नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, आप कुछ बच्चों का कमेंट मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए सेमीकंडक्टर या वेव ऑप्टिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस आ रहा बच्चों का। मैं बहुत जल्दी वेव ऑप्टिक्स पर भी करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ अभी डिसीजन होगा, आप कमेंट कर देना कि कौन सा चैप्टर अगला होना चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, रखते इतना ही, ध्यान रखिए अपना, थोड़ा सा ख्याल रखिए और पढ़ते लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं।